नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात सीबीआई रेड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आई प्रतिक्रिया की। सभी इंतजार कर रहे थे कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से किस तरह का बयान सामने आता है। मीडिया कर्मियों ने जब आज उनसे सवाल पूछा कि लगातार कल दिन से लेकर रात तक सीबीआई की तरफ से कार्रवाई की गई, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि देखते रहिए होता है क्या। कल आरजेडी नेताओं के 25 ठिकानों पर सीबीआई की टीम की तरफ से सुबह 7 बजे से लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जिसमें आरजेडी के नेताओं के घरों पर सीबीआई की टीम की मौजूदगी नजर आई। चाहे वो सुनील सिंह हो, असफा करीम हो, सुभाष यादव हो, ये वो तमाम नाम हैं जिनके घरों पर टीम की मौजूदगी थी और ठिकानों से लेकर कार्यालय और आवास सभी जगह पर छापेमारी की गई। जमीन के बदले नौकरी देने का ये पूरा मामला, जिस पर मुख्यमंत्री की तरफ से प्रतिक्रिया सामने। रेड लगातार चल रही है कल से। कल लगातार को चुना गया और सब देखते न रहिए आप। तो जैसे ही ये कार्रवाई होती है उसके बाद राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं स्टेटमेंट सामने आने शुरू हो गए। सीबीआई की रेड पर जहां आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया के तौर पर इस पर सीधे तौर पर सवाल खड़े किए गए। बीजेपी ने यह कहा कि ये सब कुछ कानूनी तरीके से हो रहा है और किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ईडी इनकम टैक्स की कार्रवाई से इतनी तिलमिलाहट क्यों? भ्रष्टाचार पर लगाम अगर लगाया जाए तो फिर बेचैनी होती है। बिहार में सत्ता से बाहर जाने की बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी इन संवैधानिक एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी महाराष्ट्र पार्ट 2 करना चाहती थी। ईडी सीबीआई को सरकार की जमाई कही गई है और मैं यह कहना चाहूंगा कि एक कहावत मशहूर है, चोर चोर मौसेरा भाई, राजद जदयू कांग्रेस आई। ये सब एक जगह हो गए हैं और महागठबंधन तो महाठगबंधन है। जब नहीं लड़ पा रहे राजनीतिक लड़ाई भाजपाई, तो भेज दे रहे हैं अपने विरोधियों के यहाँ ईडी, आईटी और सीबीआई। इससे कमजोर नहीं होगी लड़ाई। कल माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने जो बिहार विधानसभा में भरी हुंकार, उससे हिल गई है दिल्ली की सरकार। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सृजन घोटाले में, इस बड़ी कार्रवाई के तौर पर जिसमें सीबीआई की तरफ से एक अरेस्टिंग की गई, एक शख्स की गिरफ्तारी, अशोक कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी। सृजन घोटाला मामले में यह बड़ी कार्रवाई के तौर पर सीबीआई की तरफ से कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी हैं यहां पर अशोक कुमार गुप्ता, जिनकी गिरफ्तारी इस वक्त की गई है। तो सृजन घोटाला, जिसने घोटाले के तौर पर कई कलयों को और कई लोगों की संलिप्तता को उजागर किया था, उसमें अब सीबीआई की टीम की तरफ से कार्रवाई देखी इस रूप में, जिसमें अशोक कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता जो हैं वो सीबीआई की गिरफ्त में है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सृजन घोटाला मामले में कार्रवाई, जिस कार्रवाई के तहत अशोक कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी की जा चुकी है और सीबीआई की तरफ से ये अरेस्टिंग की गई है, ये गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि सीबीआई लगातार इस मामले से जुड़े हुए तमाम पहलुओं की जांच कर रही थी और अब जो साक्ष्य सीबीआई के अधिकारियों के पास मौजूद हैं उस बाबत ये कार्रवाई की गई। सृजन घोटाला मामले में अशोक कुमार गुप्ता, जो कि कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आशीष रंजन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं भागलपुर से। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है? क्या ये एकमात्र गिरफ्तारी है या किसी और को भी गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी कितनी देर पहले? लगातार जो है अब सीबीआई की जो है छापेमारी तेज हो गई है और सृजन घोटाला को लेकर लगातार जो है सीबीआई की टीम जो है यहाँ छापेमारी कर रही है। उसी क्रम में जो है अशोक कुमार गुप्ता, जो कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर हुआ करते थे, उन्हें गिरफ्तार किया है और उनको को गिरफ्तार कर जो है अभी सदर अस्पताल में यहाँ पर जांच के लिए लाया गया है। उसके बाद इन्हें यहाँ से कोर्ट में पेश किया जाए, सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई कोर्ट के द्वारा आदेश निर्गत किया गया था कि इन लोगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। उसी को लेकर जो है सीबीआई की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया है। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष रंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बड़ी खबर, तत्कालीन मैनेजर थे गुप्ता, जिनकी गिरफ्तारी अब की गई है सीबीआई की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि अभी मेडिकल इनका कराया जाएगा, जिसके बाद कोर्ट में पेशी होगी। सृजन घोटाला मामले में ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त होती हुई। मधुबनी में आरजेडी के नेता, सीधे तौर पर सांसद डॉक्टर फयाज अहमद की हम बात करें तो उनके ठिकानों पर कल कई घंटों की पूछताछ की गई। सीबीआई की टीम उनके घरों को खंगालती नजर आई और इसी के विरोध में बुधवार रात करीब 10:30 बजे तक जब पूछताछ का क्रम चल रहा था, फयाज अहमद के आवास के बाहर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का जुटान, समर्थकों की भीड़, जिनकी तरफ से आगजनी की जाती है, पत्थरबाजी की जाती है। और ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, नारेबाजी की गई, सड़क पर आगजनी किया जाता है। सीबीआई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी लगातार इन इलाकों में देखने को मिला और इस दौरान कुछ ग्रामीण उग्र हो उठते हैं। अज्ञात लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की घटना को भी अंजाम दिया गया। हालांकि बाद में खुद फयाज अहमद जो है वो आवाज से बाहर निकलते हैं, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि हमसे पूछताछ की जा रही है और मैं कोऑपरेट कर रहा हूं, उन्हें जानकारी दे रहा हूं। लेकिन इस दौरान सीआरपीएफ की बस के शीशे देखिए कैसे तोड़ दिए गए। उग्र विरोध प्रदर्शन और आगजनी की जानकारी मिलने के बाद फयाज अहमद खुद घर से बाहर निकले थे और ग्रामीणों के गुस्से उसके बाद जाकर शांत हुआ। गुंडा बैंक मामले में भागलपुर के साथ साथ शहर की 4 जगहों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो की गई है और इस कार्रवाई के दौरान कई कागजात की बरामदगी की गई है, जिसमें भागलपुर समेत 4 शहर शामिल है, जिनके 25 ठिकानों पर आयकर विभाग की तरफ से यह कार्रवाई की गई और हड़कंप आयकर की कार्रवाई के बाद जरूर नजर आया। भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है और इनकम टैक्स की ओर से इस कार्रवाई में कई तरह के दस्तावेज और रकम जो है वो बरामद हुई है। मुख्य रूप से पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, विजय यादव, शिवम चौधरी और प्रतिष्ठान और घरों के साथ कई अन्य सगे संबंधियों के यहां भी छापेमारी को अंजाम दिया गया। राजेश वर्मा के कोलकाता के साथ साथ पूर्णिया और देवघर के प्रतिष्ठानों पर भी ये कार्रवाई सीबीआई की तरफ से छापेमारी के तौर पर की गई। गुंडा बैंक की शुरुआत 1995 में की गई थी, जिसे लेकर शिकायत जब सामने आई तो इसके बाबत कार्रवाई आयकर विभाग की तरफ से शुरू होती है। इनकम टैक्स के सूत्र ये बता रहे हैं कि छापेमारी के दौरान करोड़ों की जमीन के कागजात मिले हैं। सूद पर रुपया चलाए जाने की बात सामने आई और सूद नहीं चुकाने की परिस्थिति में जमीन अपने नाम लिखवाने का मामला भी सामने आ रहा है। गुंडा बैंक को लेकर कल से ही इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार जारी है। भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर और लोजपा के जो है नेता जो है राजेश वर्मा, उनके घर पर विजय यादव नाथनगर और शुभम चौधरी जो है सुल्तानगंज, उनके साथ साथ इनके करीबियों के लगभग 25 ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। न्यूज़ 18 ने कुछ दिन पहले ही खबर गुंडा बैंक की दिखाई थी और लगातार उसके बाद से जो आप देख सकते हैं कि कार्रवाइयों का दौर जारी है। 1995 में नौगछिया से गुंडा बैंक की शुरुआत हुई थी और उस समय वहां जो है बैंक बनाकर बाकायदे पासबुक दिए जाते थे और लोगों को कर्ज दिया जाता था और जो लोग कर्ज नहीं चुका पाते थे उनसे जो है वसूली के लिए अपहरण तक कर लिया जाता था उनका। और वही व्यवसाय जो है एक बार फिर जो है शहरी इलाके में जो वाइट शर्ट लोग होते हैं उन लोगों के द्वारा किया जाना शुरू किया गया था और इसकी सूचना जो है कोर्ट में मामला चल रहा था और कोर्ट के द्वारा जो है पुलिस मुख्यालय को जांच के लिए दिया गया था और वहां से सभी पुलिस अधीक्षकों को इसकी जांच करने का जिम्मा दिया गया था। और उसके बाद जो है कल से ही इनकम टैक्स की टीम जो है छापेमारी में लगी हुई है। करोड़ों के जो है ज़मीन के कागजात जो है इनकम टैक्स की टीम के हाथों लगी है, जो सूत्रों के अनुसार कहा जा सकता है, और लगातार जो है छापेमारी का दौर जारी है। आज शाम तक कहा जा रहा है कि ये छापेमारी चलेगी, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि गुंडा बैंक में और भी लोगों के नाम सामने आए हैं जिन पर भी कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही पुलिस इनकम टैक्स की टीम वहां भी छापेमारी करेगी। और आपको बता दें कि सीआरपीएफ की टीम जो है इस छापेमारी दल के साथ है और लगातार जो है देर रात तक जो है गहन छानबीन की गई है और कई चीज़ों की पूछताछ भी इन लोगों से की गई है, जिसमें कई खुलासे हुए हैं जिसे आने वाले समय में जो है इनकम टैक्स की टीम अभी बताएगी। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर।
और वहीं आईटी की टीम आज भी भागलपुर और पूर्णिया के कई प्रतिष्ठानों पर लगातार कार्रवाई छापेमारी के तौर पर कर रही है। पूर्व मेयर जिनको लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि पूर्व डिप्टी मेयर के ठिकानों पर यह कार्रवाई सिर्फ कल नहीं आज भी सुबह से शुरू हो चुकी है। पूर्णिया के रजनी चौक स्थित दुकान पर आयकर विभाग की टीम कल से मौजूद है। कागजातों को देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। छापेमारी का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार प्रवीण ने। भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की छापामारी चल रही है और आप देख सकते हैं कि ये पूर्णिया के रजनी चौक पर ये हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स है जो राजेश वर्मा का बताया जा रहा है। और यहाँ पर कल सुबह 10 बजे से ही लगातार छापामारी चल रही है। पिछले 24 घंटे से लगातार यहाँ छापामारी चल रही है। आयकर विभाग की टीम अंदर में कागजातों की जांच कर रही है। ये आप जो गाड़ी देख रहे हैं ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गाड़ी है। कुछ झारखंड नंबर की गाड़ियाँ भी थी, ये पटना की गाड़ियाँ हैं। आयकर विभाग के कई अधिकारी कल से लगातार कागजातों की जांच कर रहे हैं। हालांकि अब तक वो मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, मीडिया को कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। बहरहाल देखना है कि क्या मामला सामने आता है। ये भी बताया जा रहा है कि पूर्व में गुंडा बैंक से भी राजेश वर्मा की संलिप्तता रही है या गुंडा बैंक को लेकर भी कुछ जांच हो रही है या क्या मामला है, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की आज जयंती है और इस जयंती के मौके पर बिहार सरकार की तरफ से राजकीय समारोह का आयोजन किया गया जिसमें बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते नजर आए। तस्वीरें उस दौरान की, राज्यपाल फागू चौहान भी यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। इस दौरान नीतीश कैबिनेट के कई मंत्रियों की मौजूदगी भी नजर आई। तो बिहार के 7वें मुख्यमंत्री बीपी मंडल जिनकी आज जयंती है, पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की आज जयंती मनाई जा रही है और बिहार सरकार की तरफ से राजकीय समारोह और कई कार्यक्रमों का आयोजन। बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध पुलिस की कार्यशैली और उसकी सक्रियता पर क्वेश्चन मार्क खड़े करती है, सवाल पैदा करती है कि कैसे यहां पर पुलिस की कार्यशैली है जिसमें अपराधी बेखौफ हो जाते हैं, उनको डर नहीं है कानून का और घटनाओं को अंजाम बेधड़क दिया जाता है। पुलिस के दावे जो कि सदैव आपकी सेवा में तत्पर ये कहती नजर आती है, हकीकत क्या है जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। और इन तस्वीरों को देखिए जहां पटना पुलिस की कार्यशैली की बात करें तो न्यूज़ 18 की टीम ने इसकी पड़ताल की है। गांधी मैदान के कारगिल चौक के समीप देख सकते हैं, ये कारगिल चौक है और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग जो है वो नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है जिसकी जिम्मेवारी ड्यूटी है मुस्तैद होने की, पेट्रोलिंग करने की, वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं पटना पुलिस की जो कार्यशैली पे सवाल उठ रहे हैं वो पटना पुलिस के इसी ढुलमुल रवैये के कारण उठ रहे हैं। और तस्वीरों के माध्यम से भी हम दिखा रहे हैं कि देखिए पुलिस जो है वो गांधी मैदान के सराउंडिंग कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। तो कुछ लोग भी हम उनसे बात करेंगे। भैया ये देखिए यहाँ पे जो लोग हैं, एक मिनट रुकिएगा, आपको पुलिस कहीं नज़र आई आपकी पेट्रोलिंग करते हुए? यहाँ पर दिख नहीं रहा है फिलहाल में, पुलिस नज़र आ नहीं रही है। पुलिस नज़र नहीं आ रही ना? नहीं आप ट्रैफिक पुलिस है नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय कुमार है। बाबू एक मिनट रुकना, ये पुलिस पटना पुलिस कहीं नजर आ रही है गश्ती करते हुए तुमको? नहीं कहीं नजर नहीं आ रही है। कहीं पुलिस करती है कि वो तो मुस्तैद है, लगता है पुलिस अंदर जो होती है तो थोड़ा लेट से आती है, लेकिन अंदर लेट नहीं आ रही है। देखिए ये अमन है, सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही है और पुलिस पटना पुलिस के इसी ढुलमुल रवैये के कारण जो है वो पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहा है। क्योंकि गांधी मैदान थाना से सटा हुआ जो बाकरगंज का इलाका है वहाँ चंद महीनों पहले ही जो है बड़ी लूट हुई थी, सोने की दुकान में लूट हुई थी। हालांकि पुलिस ने बाद में उसका उद्घाटन कर लिया। 2 दिन पहले भी यहाँ पे गांधी मैदान के जो गेट नंबर 10 है वहाँ पे लोगों ने एक बाइक चोर को पकड़ा और जमकर उसकी धुनाई कर दी, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। तो कहीं न कहीं पटना पुलिस की जो इस ढुलमुल रवैये है इस कारण से लोगों का विश्वास जो है वो पटना पुलिस से उठने लगा है और लोग जो है कानून को अपने हाथों में लेने लगे हैं। हालांकि वो गलत है।
न्यूज़ 18 ऐसे इसका समर्थन नहीं करता है, लेकिन जो पटना पुलिस की ड्यूटी है उसमें लापरवाही के कारण ही अपराधियों को बल मिल रहा है, ये इन तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, यानी कि शराब खरीदना, बेचना या मिलना सभी अपराध के दायरे में आते हैं। लेकिन इसी बीच शराब तस्कर जो है नए नए हथकंडे, नए नए तरीके शराब तस्करी के अपना रहे हैं। और ऐसी एक तस्वीर गोपालगंज में बलथरी चेक पोस्ट पर नजर आई, जहां पर ट्रक के अंदर 280 कार्टन विदेशी शराब को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर साइकिल के पार्ट्स इस ट्रक के अंदर ट्रांसपोर्ट के इस ट्रक में रखे गए थे और इसी के अंदर ये 280 कार्टन विदेशी शराब भी पकड़ी गई है, जिसकी कीमत तकरीबन 20 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। उत्पाद विभाग की टीम वाहन जांच करने के दौरान इस कामयाबी को हासिल करती नजर आई। लगातार पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम की तरफ से यहाँ दबिश दी जा रही है, छापेमारी की जा रही है और जब्त जो शराब है वो बताई जा रही है कि पंजाब से दरभंगा ले जाने की कोशिश में ये लोग थे, लेकिन बलथरी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने इसे पकड़ा है। बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के क्रम में एक 6 चक्का ट्रक पकड़ा गया है, जिसमें साइकिल के पार्ट्स जा रहे थे और उसके नीचे शराब की बरामदगी हुई है। कुल 280 कार्टन शराब बरामद की गई है और ये पूछताछ में जो गाड़ी के चालक हैं उनसे जो पूछताछ में ज्ञात हुआ है, ये शराब की डिलीवरी दरभंगा करनी थी और ये 280 कार्टन है, जिसकी कुल अनुमानित लागत करीब 20 लाख रुपए है। तो पंजाब से दरभंगा ये खपाने के लिए शराब लाई जा रही थी। पंजाब निवासी ट्रक चालक को हालांकि गिरफ्तार किया गया, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। 280 कार्टन विदेशी शराब की जब्ती इसी ट्रक से की गई, जिसमें साइकिल्स के पार्ट रखे गए थे और इन पार्ट्स के नीचे इन शराब की बोतलों को छिपाया गया था। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस और उत्पाद विभाग की तरफ से तत्परता दिखाई। और झारखंड से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। निर्वाचन आयोग ने गवर्नर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था और इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है इस पर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट के मामले में ये पूरी कार्रवाई, जिसमें बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखा गया, साथ ही साथ हेमंत सोरेन की तरफ से अपना पक्ष रखा गया था। सुनवाई हो चुकी थी पूरी, इंतजार फैसले का, और ये फैसला झारखंड निर्वाचन आयोग की तरफ से गवर्नर को रिपोर्ट के तौर पर सौंप दी गई है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट के मामले में एक रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ यह मसला है। इस रिपोर्ट में अगर मुख्यमंत्री को लेकर जो फैसले या राय मांगे गए, बताया जा रहा था कि 2 तरह की राय जो है वो राज्यपाल तक दी जा सकती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। खनन लीज आवंटन से जुड़ा ये पूरा मामला, अनगढ़ा खदान से जुड़ा हुआ ये मामला है। और हमारे साथ रांची से ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी इस वक्त जुड़ गए। दिवाकर, इस रिपोर्ट में क्या इंगित किया क्या है? क्या इस रिपोर्ट के बाबत अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परेशानी बढ़ेगी या राहत हासिल होगी? देखिए, सीएम हेमंत सोरेन की परेशानियां बढ़ती दिख रही हैं। सोर्सेज से जो जानकारी मिली है कि निर्वाचन आयोग ने गवर्नर को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसकी सुनवाई लगातार पिछले कई दिनों से चल रही थी, पिछले कुछ महीनों से चल रही थी। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहली बार ये मामला उठाया था और उन्होंने ये कहा था कि पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री और खनन विभाग के जिम्मेदारी संभालते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने नाम अनगढ़ा का जो पत्थर खनन लीज है वो आवंटन किया है। उसके बाद उन्होंने ये गवर्नर से अपील की कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए। गवर्नर ने सीधे चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग है, उससे राय मांगी और पहली बार 2 मई को हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया गया चुनाव आयोग की तरफ से और उनसे जवाब मांगा गया। दिवाकर, चूंकि राज्यपाल गवर्नर की तरफ से इस फैसले को सामने रखा जा रहा है, पहले 11 बजे दिल्ली से उनकी फ्लाइट बताई जा रही थी जो रांची पहुंचती, अब वो बढ़कर उसे कैंसिल होने के बाद 12 बजे की फ्लाइट बताई जा रही है, यानी तकरीबन 2 बजे तक वो झारखंड पहुंचेंगे। तो क्या हम ये मानकर चलें कि झारखंड पहुंचने के बाद ये फैसला या रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया ये सार्वजनिक हो पाएगा? बिल्कुल, अब सबकी निगाहें गवर्नर की तरफ टिक गई है। गवर्नर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि जो दलील दी गई थी सदस्यता रद्द करने को लेके और जो डिफेंड कर रहे थे हेमंत सोरेन के वकील, उनका कहना था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला नहीं बनता है,
लेकिन जो इधर से जो वकीलों की दलील थी, उन्होंने कहा था कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9A कहती है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है, क्योंकि वे खनन विभाग की जिम्मेदारी लिए हुए थे। खनन विभाग का मंत्रालय में उनके पास था, मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है और मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहते हुए खुद उनकी तरफ से लीज दिया जाना था, उन्होंने अपने ही नाम पर आवंटन किया, जिसे लेकर के ये पूरा मामला। और अब इस मामले में राज्यपाल की तरफ से क्या फैसला आता है, रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, निर्वाचन आयोग ने गवर्नर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। गवर्नर जो है वो दिल्ली में है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 बजे के आसपास वो रांची पहुंचेंगे और उसके बाद संभव है कि ये पता चले कि क्या हेमंत सोरेन की सदस्यता जा रही है या फिर उन्हें राहत हासिल होगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।